अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं ताहिर इस्माइल और हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों का पता होना ज़रूरी है, वेरीज डायरेक्टली और वेरीज इन्वर्सली, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। आइए पहले डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन को देखते हैं। वेरिएशन वेरिएशन के बेटा लफ्ज़ी मानी होते हैं तगैयर, फ़र्क, उतार चढ़ाव या कमी बेशी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की बेटा दो इकसाम हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी है इन्वर्स वेरिएशन। पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को। डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन कह लें या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कह लें, एक ही बात है। उर्दू में इसके मानी होते हैं तगैयर रास्त। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। इफ़ टू क्वांटिटीज आर related in such a way increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक, अगर एक मिकदार बढ़े तो दूसरी भी इसी निस्बत से बढ़े, और अगर एक मिकदार कम हो तो दूसरी भी इसी निस्बत से कम हो, उसे हम बेटा कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या तगैयर रास्त। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल नंबर 1 है फास्टर द स्पीड ऑफ ए कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। कार की स्पीड बेटा हम तेज रखेंगे तो ज़्यादा फासला तय करती है, इसके मुकाबले में अगर हम कार की स्पीड कम करेंगे तो वो कम फासला तय करेगी। दूसरी मिसाल है बेटा डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज काजेज डिक्रीज इन द प्राइस। मिसाल के तौर पे बेटा 1 kg मैंगो की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि हम 1 किलोग्राम आम लेते हैं, हमें उसके लिए 100 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अगर हम आधा किलो आम लेंगे यानी कि हाफ़ kg लेंगे तो उसके लिए हमें 50 रुपये अदा करने पड़ेंगे। यानी कि हमने जैसे ही मिकदार कम की है वैसे ही हमें कीमत भी कम अदा करनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं कि दो मिकदारों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन या टू क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि अगर दो मिकदारों या टू क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन हो या तगय्युर रास्त हो तो उसे अलामती तौर पर उन दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। इफ़ ए क्वांटिटी वाई वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू ए क्वांटिटी एक्स। अगर एक मिकदार वाई एक्स के डायरेक्टली वेरी करे, वी से वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरीज डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है बेटा ये एक ही बात होती है। एंड इज रिटन एज वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स। तो बेटा ये जो अलामत है ना इसे पढ़ा जाता है वेरीज एज, वेरीज एज। और इसे हम कहते हैं, इसके दो नाम हैं, साइन ऑफ वेरिएशन या बेटा हम इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि इस साइन को आप साइन ऑफ वेरिएशन कह लें या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह लें। अब बेटा फिर हम आगे इस साइन को ख़त्म कर देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं के। एक्स के साथ के आ जाता है। तो बेटा अब ये कांस्टेंट के है, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो बेटा अगर हमने यहाँ से के फाइंड करना हो तो के मेरा इधर रह जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड कर देगा। ये जो के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है ना बेटा, जो ये बेटा इन दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू जो जिसकी मदद से हम दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करें या ताल्लुक को बताएं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। ये वाला के कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये के ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ अगर ज़ीरो आ जाएगा बेटा तो फिर इन दोनों मिकदारों के दरमियान कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा।
डियर स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन को देखा, फिर उसकी दो एग्जांपल्स लीं। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर दो मिकदारें या टू क्वांटिटीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में हों तो उनको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। फिर हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के का जिक्र किया कि वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी मदद से दो मिकदारें आपस में ताल्लुक़ बनाती हैं या आपस में जुड़ती हैं। अब बेटा हम अगर हमें हमें एक्चुअल वैल्यूज़ मालूम करनी हो, डेफिनेशन तो हमें सिर्फ ये बता रही है कि एक मिकदार बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं देती डेफिनेशन। अगर हमने सही कीमतें मालूम करनी हो और के हमने ये देखना हो कि के किस तरह इन दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ बना रहा है, तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। उसकी मदद से हम इन सारी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक पेंसिल है, यानी कि नंबर ऑफ़ पेंसिल हैं एक क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास रुपीज़ है या प्राइस की शक्ल में। तो आइए बेटा इस एग्ज़ाम्पल की मदद से हम ये सीखते हैं कि दो मिकदारें किस तरह आपस में ताल्लुक़ बनाती हैं, उन मिकदारों से के कैसे फाइंड किया जाता है, और जब हमें के फाइंड हो जाता है तो हमें एक मिकदार की वो वैल्यू देता है तो दूसरे की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो पेंसिल है और जो सेकंड क्वांटिटी है बेटा वो रुपीज़ है। यानी कि इसको कह लेते हैं ये हमारे पास वाई है और रुपीज़ को कह लेते हैं ये हमारे पास एक्स है। तो बेटा अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो वह कहता है मुझे 5 रुपीज़ दे दें आप। यानी कि अगर एक पेंसिल खरीदेंगे तो उसके लिए हमें 5 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अगर हम बेटा उसे कहेंगे 2 पेंसिलें दे दें तो वो हमसे कहेगा 10 रुपये दे दें, यानी कि 10 रुपये अदा करने पड़ेंगे। अगर हम 3 पेंसिलें लें, अगर बेटा हमें कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे? 15। जैसे-जैसे बेटा फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे सेकंड क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि पेंसिलों की तादाद बढ़ाएँगे, तो पैसे भी यानी कि जो प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी। 1 की 5 रुपीज़ है तो 2 की 10 होगी और 3 की 15। तो बेटा हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ये डायरेक्ट वेरीज़ कर रही हैं वाई और एक्स एक-दूसरे के। अब बेटा अगर हम इसके बरक्स अगर हम पेंसिलों की तादाद कम कर लें, 3 से 2 कर लेंगे तो हमें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। अगर 2 से 1 कर लेंगे तो और कम हो जाएँगे। यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी या एक के कम होने से दूसरी मिकदार कम होगी, जिसे हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कहते हैं वाई वेरीज़ डायरेक्टली टू एक्स। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों मिकदारें एक दूसरे का कितने टाइम्स बढ़ रही हैं या कितने टाइम्स कम हो रही हैं। देखें अगर एक पेंसिल हो उसके हमें 5 रुपए अदा करने पड़ते हैं, हम कह सकते हैं 5 इंटू 1। एक्स जो है वाई का 5 टाइम्स है। अगर 10 हो, पेंसिलें 2 हो जाएँ तो बेटा हमें 10 रुपीज़ अदा करने पड़ते हैं। यहाँ भी जो एक्स है ये वाई का 5 टाइम्स है। और अगर बेटा 3 हो तो 15 रुपीज़ अदा करने पड़ते हैं, तो यहाँ भी एक्स जो है वाई का 5 टाइम्स है। यानी कि अगर हम मिकदार बढ़ाते जाएँगे तो जो पैसे हैं वो भी बढ़ते जाएँगे, यानी कि हर दफ़ा जो एक्स है वाई का 5 गुना आगे को बढ़ता जाएगा। एक्स वाई का 5 टाइम्स है। तो बेटा बेसिकली जो 5 टाइम्स है ये दोनों मिकदारों के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि दोनों मिकदारों के दरमियान कितना बढ़ने या कम होने का रिलेशन है। तो बेटा ये हमारा होता है के, ये और यहाँ हमारा के कितना है 5, यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सबसे पहले बेटा हम दो मिकदारों की वैल्यू से अपना के बनाते हैं या के की वैल्यू सेट करते हैं। जब के की वैल्यू हम सेट कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों मिकदारें एक दूसरे का कितने गुना बढ़ रही हैं या कितने गुना कम हो रही हैं, वो हमें के बताता है। तो वही हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब दोनों मिकदारों की वैल्यू से हमने के बना ली, अब वो हमें एक मिकदार की वैल्यू देगा तो दूसरे की वैल्यू हम फ़ौरन मालूम कर सकते हैं। अगर वो हमें कह दे आप 10 पेंसिलें लेना चाह रहे हैं, तो आपने के बना लिया है अपना। आपने देखा कि जो x है, ये जो y का 5 टाइम्स है, तो जो x जो हमारा होगा वो y का 5 टाइम्स होगा, तो ये 10 है, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा हमें 10 पेंसिलों के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि x दिया इसने हमें y दिया बेटा, और y
से हमने फ़ौरन x मालूम कर लिया, लेकिन उस x को मालूम करने में हमारी k ने मदद की है। अब अगर वो x दे दे, उससे y मालूम करना हो, अगर वो कह दे आपके पास 100 रुपीज़ हैं, इसमें 100 रुपीज़ से आप कितनी पेंसिलें ले सकते हैं? तो आपने देखा कि जो हमारी x जो है, ये y का 5 टाइम्स है। तो 100 बनाने के लिए 5 इंटू 20 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ जो हमारी 20 हैं, ये हमारी पेंसिलों की तादाद यहाँ y है। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमें जब वो दोनों दोनों मिक़दारों की वैल्यूज़ देता है, उससे हम अपना k बनाते हैं और k कांस्टेंट रहता है, k बदलता नहीं है बेटा, इसीलिए इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ये दो मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, कितने गुना बढ़ने का है या कितने गुना कम होने का है। जब हम k मालूम कर लेते हैं दोनों मिक़दारों की वैल्यू से, फिर वो हमें एक मिक़दार की वैल्यू देता है, उससे हम दूसरे की फ़ौरन मालूम कर सकते हैं k की मदद से। तो बेटा ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब बेटा एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप और उसकी एक्सरसाइज 3.2। उसका पहला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू 2 फाइंड। ये तीन चीज़ें बेटा हम फाइंड करेंगे। y इन टर्म्स ऑफ x, व्हेन x इज इक्वल टू 5, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। बेटा सबसे पहले हम अपने k की वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखिए उसने कहा है सोल्यूशन है y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि x y और x में तगैर रास्त है। तो बेटा हमने सीखा कि इस अलामत को हम हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक k लगाते हैं, जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और साथ x आ जाएगा। इसको मैंने कह लिया इक्वेशन 1। अब बेटा देखें, इन दोनों के दरमियान वैल्यूज डायरेक्टली लिखा हुआ है और इन दोनों की वैल्यूज भी दी हुई हैं। बेसिकली ये जो वैल्यूज होती हैं बेटा, पहले हम इन वैल्यूज से k मालूम करते हैं। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो बेटा y की जगह पे 8 आ जाएगा, k हम फाइंड करना चाह रहे हैं, x की जगह पे 2 आ जाएगा। आगे बेटा देखें, ये 2 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाके बेटा 8 को कर देगा डिवाइड। अब बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सबसे पहले बेटा हमने x और y की वैल्यू से अपना k मालूम किया। अब हम अपने जो उसने एक सवाल में 3 सवालात पूछे हुए हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। y इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब ये है कि जो y की बेटा वैल्यू आएगी उसमें x भी मौजूद होगा। तो अगर इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू दर्ज करें, लिखें पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ना, इसमें आप k की जगह पे इसकी वैल्यू दर्ज कर दें 4, जो हमने अभी मालूम की है। तो बेटा ये देखें, हमने जो y मालूम किया है उसकी वैल्यू में x भी, उसकी वैल्यू है 4x, उसकी वैल्यू में x मौजूद है। तो बेटा ये हो गया y इन टर्म्स ऑफ x। जो हमने y की कीमत मालूम की उसमें x भी मौजूद है, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है। फिर बेटा उसने दूसरा सवाल पूछा है y व्हेन x इज इक्वल टू 5। बेटा मैंने आपको जो हमने पहले एग्जांपल किया कि जनरल, उसमें मैंने जिक्र किया था कि जब हमें k की वैल्यू मालूम हो जाती है तो फिर वो एक मिकदार की वैल्यू देता है k की वैल्यू से, और उस मिकदार की वैल्यू की मदद से हम दूसरी मिकदार की वैल्यू फ़ौरन फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इधर भी देखें, y व्हेन x इज इक्वल टू 5 है, तो बेटा हम x को 5 और k जो है उसको 4 जब इस इक्वेशन में दर्ज करेंगे तो हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो लिखें पुट x इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में बेटा आप वैल्यूज दर्ज करें। देखें y हम फाइंड करना चाह रहे हैं, k हमारे की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 5 है। बेटा यहाँ k की और x की वैल्यू आ गई, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 20, हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब उसने कहा है x
व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो बेटा अब k और y की वैल्यू दर्ज करें उसी इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लिखें पुट k इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने y की वैल्यू 28 दर्ज की, इज इक्वल टू का साइन आ गया बेटा, फिर k की वैल्यू, उसके बाद k आता है, k 4 दर्ज हो गया, x उसने कहा है मालूम करना है। तो बेटा इधर ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाके वो 28 को डिवाइड कर देगा, 4 1 4 4 7 28, बेटा x इज इक्वल टू 7। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। अब बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है y varies directly as x and y is equal to 7 when x is equal to 3 find। तो बेटा पहला पहला है उसका जुज y इन टर्म्स ऑफ x, और दूसरे में उसने पूछा है x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18। सबसे पहला बेटा सोल्यूशन में हम लिखते हैं, हमें दिया गया है y वेरीज डायरेक्टली टू x। बेटा इसको हटा के हम इक्वल का साइन लगा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जोड़ देते हैं x के साथ। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 1। इसमें बेटा पहले उसने y की भी वैल्यू दी है, x की भी वैल्यू दी है, जैसे पिछले सवाल में दी थी। तो हम इन दोनों वैल्यू से पहले अपने k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। बेटा जब हम दर्ज करेंगे y की वैल्यू 7 है, k हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 3 है। तो बेटा हम k है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा उधर जाके k 7 को डिवाइड कर देगा, तो k इज इक्वल टू 7/3। k हमें फाइंड हो गया है बेटा। अब पहला जो है y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि जो y की वैल्यू मालूम करेंगे उसमें x भी मौजूद होगा। तो बेटा इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। बेटा ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू k की जगह पे 7/3 दर्ज हो गया, और साथ बेटा x आ गया। ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। इसका सेकंड पार्ट है बेटा x व्हेन y इज इक्वल टू 35। पहले हम इतना ही देखते हैं। आप लिखें पुट y इज इक्वल टू 35 एंड k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में बेटा y की वैल्यू भी दर्ज कर लेते हैं, k की भी कर लेते हैं। y बेटा है 35 इज इक्वल टू k बेटा 7/3 है, x हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ। तो ये 7x है बेटा, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, बेटा 5 3 ज़ा 15। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब बेटा y मालूम करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो हम y मालूम करेंगे जब हमारा x बराबर हो 18 के। तो बेटा पुट x इज इक्वल टू 18 एंड k दर्ज करेंगे बेटा, k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। यानी कि इक्वेशन 1 में x की और k की वैल्यू दर्ज कर देंगे हम, और हमारा y मालूम हो जाएगा। बेटा y इज इक्वल टू k की जगह पे आ गया 7/3, k मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो x की वैल्यू कितनी है 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो बेटा आ जाएंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, y हमारा आ जाएगा 42। बेटा अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है
If r varies directly to t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t. Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. r और t में बेटा तगय्युर रास्त है, r और t दिए गए हैं, हमने मसावात मालूम करनी है r और t को जोड़ने वाली, और r मालूम करना है जब t बराबर हो 64 के और t मालूम करना है जब r बराबर हो 20 के। सोल्यूशन है बेटा इसका r वेरीज डायरेक्टली टू t, इसको ख़त्म करके बेटा इक्वल टू का साइन लगाया और एक कांस्टेंट लगाया कि इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, साथ t आ गया बेटा। अब ये दोनों वैल्यू बेटा शुरू में दी गई हैं r और t की, इनको दर्ज करके हम इक्वेशन 1 में k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। बेटा यहाँ 5 आ गया इज इक्वल टू k, t की जगह पे 8 आ गया, 8 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को जाके ये डिवाइड कर देगा, तो k इज इक्वल टू 5/8, k की वैल्यू आ जाएगी 5/8। फिर कहा गया है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, k की वैल्यू फाइंड हो गई हमने, अब हम फाइंड करते हैं r और t को मिलाने वाली मसावात। बेटा ये k की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में हम दर्ज कर देते हैं। पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1, तो k की जगह पे बेटा 5/8 आ जाएगा, तो r हमारा बराबर आ जाएगा 5t/8। तो बेटा ये r और t को मिलाने वाली मसावात मालूम हो गई। फिर बेटा कहा गया है आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। तो बेटा इक्वेशन 1 में हम r मालूम करेंगे t बराबर हो 64 के, तो t को 64 दर्ज करते हैं और k की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 5/8, वो इक्वेशन 1 में दर्ज कर देते हैं, हमें r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट k इज इक्वल टू 5/8 एंड t इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 1। बेटा यहाँ इसमें t और k की वैल्यू दर्ज करते हैं, r इज इक्वल टू k की जगह पे बेटा 5/8 और k t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू है 64, तो वो बेटा दर्ज की 8 1 ज़ा 8, 8 8 8 8 ज़ा 64, तो बेटा ये 5 और 8 बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, r बराबर आ गया 40। फिर है बेटा t व्हेन r इज इक्वल टू 20, तो बेटा k और r की वैल्यू दर्ज करके हम t मालूम कर लेंगे, इक्वेशन 1 में ही दर्ज करना है। पुट k इज इक्वल टू 5/8 एंड r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो बेटा r की जगह पे 20 आ जाएगा, k की जगह पे 5/8 आ जाएगा, t हमने फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास रह जाएगा 5t, 5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, बेटा 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 32। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल्स ली, फिर हमने देखा कि दो क्वांटिटीज़ को डायरेक्ट वेरिएशन में मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, फिर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के को देखा, फिर बेटा हमने अगर दोनों की वैल्यूज़ दी गई हो उससे के कैसे मालूम करते हैं, और अगर जब के मालूम हो जाता है तो एक मकदार दी गई हो उससे दूसरी मकदार के और उस मकदार के ज़रिए कैसे मालूम करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बेटा आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी हमको आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।